बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी होस्ट आमना खटाना। मेरा साथ देंगे आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब। और जिस तरह के अभी हम मामला देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को जो कल अदम करार दे दिया गया था, उसकी एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है जो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सदारत करेंगे और मंगल को इस पर समाअत होने जा रही है। क्या कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है? इसमें कुछ पेशरफ्त हो सकती है? अभी क्या इम्कानात हैं? आमिर ज़िया साहब से इस पर टेक लेंगे। जी, क्या समझते हैं, अभी कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ चेंजेस आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो कि बहुत सारे जो हैं अहम तरीन केसेस जो हैं आला अदलिया के सामने मौजूद हैं। उन्हीं में से एक अहम तरीन केस ये भी है कि जी नैब के जो हमारी पिछली चीफ जस्टिस साहब ने स्क्रैप किया था नैब अमेंडमेंट्स को, उसको चैलेंज किया हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि लार्जर बेंच बनी है और उस पर फैसला होना है। अब ये मेरे ख्याल में आप मुझसे बेहतर जानती हैं ये बात कि हमारे यहाँ जब ये लॉ पास किया गया तो उसके मुतालिक जो था पहले दिन से बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। एक तो तनाज़ा ये था कि अधूरी कौमी असम्बली थी जिसने ये लॉ पास किया, और इसके बारे में जो उसके नाक़दीन हैं उनका ये कहना था कि जी ये वो कानून है कि जो चंद अफराद और ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है पास किया गया है। इसीलिए आपने देखा कि बहुत शोर मचा और हमारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे, तज्ज़ियाकार थे, वो कह रहे थे जी लाइसेंस टू करप्शन ये जो तरामीम है देती हुई आपको नज़र आ रही हैं। अब ज़ाहिर है कि उसमें वो चैलेंज है। अच्छा, इसमें ये भी हुआ कि जो 90% केसेस थे नैब के पास, उसके वो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की सतह पे थे चाहे इंक्वायरी की सतह पे थे, वो तमाम के तमाम जो थे ख़त्म हो गए थे। और इसके इतलाक़ आपको पता है कि जी ये माजी में जाके हो रहा है, यानी कि 99 से भी नहीं हो रहा कि जब नैब बना था, बल्कि 1985 में जब पहली मरतबा नैब का आया था पहला कानून, उस वक्त से लेकर अब तक के जितने मुकदमात थे उस पर इतलाक़ होना था। तो लोगों ने कहा कि इससे जो है 90% केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और वो इस तरह के केसेस थे कि उसमें यार्ड स्टिक जो है वो बदल दी गई थी। मतलब अगर आपको कुछ बताया ना कि 500 मिलियन से अगर कम करप्शन होगी तो नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है ना। फिर उसी तरह आप ये कर लें कि जी माजी में रख के, जैसे मैंने कहा कि किया गया बर्डन ऑफ प्रूफ, वो पहले हुआ करता था कि जी अगर फलां शख्स ने एक ऐसी जायदाद बना ली जिसका वो हिसाब नहीं दे सकता, तो पूछा जाता था कि इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए। लेकिन अब उस पर हुआ कि जी नैब को ये चीज़ बारे सबूत जो है नैब के पास होगा कि उसको साबित करना पड़ेगा विदाउट आस्किंग द क्वेश्चन कि जी आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। एक बहुत बड़ी तब्दीली ये लेकर आए थे उसमें कि अगर आपके रिश्तेदारों के नाम पर भी है, बीवी के नाम पर है, बच्चों के नाम पर है, शौहर के नाम पर है, उसको भी मतलब है क्वेश्चन किया जाता था कि भाई कहाँ से आपके पास ये जायदाद आई, ये पैसा है। उसको उन्होंने कहा नहीं, जो सिर्फ आपके नाम होगी उसी पे होगा। तो इस तरह की बहुत सारी तरामीम की गई। ये भी तरामीम थी कि जी जो बैरून मुल्क से कोई एविडेंस आएगा उसको शामिल नहीं किया जाएगा। पहले ये था कि जी अगर 100 से कम लोगों के साथ फ्रॉड किया जाएगा तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं इसकी मिसालें देता चलूँ तो इससे किसी न किसी सियासतदान को, किसी मतलब ख़ानदान को फ़ायदा हुआ है। तो लोगों ने इस पर शोर मचा और उसके हवाले से फिर आपने देखा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी बंदियाल साहब की, उन्होंने इसके ऊपर एक फ़ैसला दिया जिसका एक अमूमी तौर पे लोगों ने खैर मकदम किया। अब ये चैलेंज है काजी फाइज ईसा साहब के सामने कि वो क्या इसके ऊपर मतलब है पोजीशन लेते हैं और किस तरह से वो करते हैं। ये मामला तो हमने देखा है। अभी जो हम हालिया दिनों में देख रहे हैं नैब का जो किरदार है, जब नैब से अदालतें पूछती हैं कि कन्विक्टेड हैं मियां नवाज शरीफ साहब और ये सारे मामला, उनमें जो उनका जवाब आता रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है, ये इस किरदार को ये क्या डिस्करेज हो गए हैं, इनका जो मोराल है वो डाउन किया गया है ये सारे फैसले के बाद, इसलिए आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन बनी है? जो पार्लियामेंट की जानिब से जो तरामीम की गई थी, नैब के हाथ ऐसे लग रहा है बंधे हुए हैं। देखिए, तरामीम का केस अलग है और नैब का जो आज का कंडक्ट है वो एक अलग इशू है। दोनों को हमें मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल रेलेवेंट है कि वो नैब जो है कल तक कहा करती थी कि उसके पास ओपन एंड शट केसेस हैं और उसके पास बोरियों में भर के सबूत मौजूद हैं, आज वो क्यों मतलब है किस तरह वो कर रही है। देखिए, मैं कहता हूँ दो सतह पे हमें नैब को देखना चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान को क्या नैब जैसे इदारे की ज़रूरत है? तो मेरी नाचीज़ राय में बिल्कुल ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पे करप्शन तो हुई है, ठीक है ना, और लोगों ने दोनों हाथों से लूटा इस मुल्क को, दोनों पैर भी मिला ले उससे मिलके लूटा, और ये रियासत पाकिस्तान गरीब होती चली गई और चंद ख़ानदान और हुक्मरान अशराफिया जो है वो अमीर से अमीर तर होते चले गए। अवाम गरीब हुए, हमारे सोशल इंडिकेटर्स गिरे, लेकिन वहाँ पर लोगों को फ़ायदा हुआ। तो यकीनन एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है कि जो उन लोगों को अगर अकाउंटेबल करे तो उनको जवाब देना हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, खुद मुख्तार बॉडी हो और ये काम कर रही हो। ये इसका फ़लसफ़ा है। अब इस पर ये पूरी नहीं उतरी,
یہ کیسز جو اس نے قائم کی اس کا کلوجر نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یا کچھ کا کلوجر ہوا تو دوبارہ ان کو اوپن کر دیا گیا, لوگوں کو جگہ فراہم کی گئی کہ جناب آپ نکل جائیں, مطلب ایک راستہ آپ کو, تو یہ اس پہ تنقید بنتی ہے. یا تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اعتراض نہیں ہے, ابھی دیکھنا ہے کہ آگے کیا پوزیشن لیتے ہیں جب کیسز چلیں گے, لیکن یا تو لوگ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب یا تو ماضی میں نیب غلط تھی, اس نے بڑا ظلم کیا, زیادتی کی, یا پھر ابھی کوئی غلطی ہو رہی ہے. اب ظاہر اس کا فیصلہ میں اور آپ اسکرین پہ تو بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اگین یہ فیصلہ ہماری معزز اعلیٰ عدلیہ کو کرنا ہے, اور خدا کرے کہ, اور ہمیں امید یہی کرنی چاہیے, قوی امید کرنی چاہیے کہ وہ ایک منصفانہ فیصلہ اور عوام کی امنگوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتی لیکن انصاف کے تقاضوں کو. انشاءاللہ چلیں ہم ایسی امید رکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.